लेक्चर 7 और आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये बेसिकली अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो एक्ट का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ये जो एक्ट है पूरे इंडिया में लागू है। बेसिकली अब इस चीज़ को याद रखिएगा, जितने भी एक्ट्स आप पढ़ेंगे या आपने अभी तक पढ़ा है वो सारे पूरे इंडिया में लागू हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये जो अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स पर लागू होता है। इमूवेबल के लिए हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली कुछ स्पेशल रूल्स हमें बताता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस। तो सबसे पहला है गुड्स। गुड्स किसको बोल सकते हैं हम लोग इस एक्ट के तहत, ठीक है। गुड्स लेमन लैंग्वेज में तो आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन इस एक्ट में गुड्स के बारे में क्या बताया गया है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और यहां पर क्या इंक्लूड नहीं है, मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स, यानी किसी भी तरह का अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो इस एक्ट के तहत वो क्या है, हमारा गुड्स है। और इसमें हम लोग क्या नहीं लेंगे, मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स, ये गुड्स नहीं है एज पर दिस एक्ट। इसमें क्या क्या और आएगा, शेयर्स एंड स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच टू लैंड एग्रीड टू बी सेवियर्ड। इसका एक एग्जांपल देखिए, स्टैंडिंग ट्रीज एग्रीड टू बी कट एंड सोल्ड, ये भी गुड्स है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कुछ पेड़ है, ये अभी आपको क्या है जमीन से लगा हुआ है, ठीक है। अब एक एग्रीमेंट बनता है कि इस पेड़ को काटा जाएगा और फिर बेचा जाएगा, तो यहां पर ये भी गुड्स होगा एज पर दिस एक्ट। अगला डिफिनीशन है बायर। इस एक्ट के तहत बायर किसको बोलेंगे, पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई गुड्स। कोई भी अगर किसी गुड्स को, कौन से गुड्स जो अभी आपको इस एक्ट के तहत बताए गए हैं वैसे गुड्स को बाई करता है या फिर एग्रीज टू बाई, वो हमारा क्या होगा, बायर होगा। सेलर, पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स गुड्स। गुड्स हमारा अभी जो इस डेफिनेशन के तहत बताया गया आपको, ऊपर में अभी आपको बताया गया, ठीक है, ये गुड्स। नेक्स्ट इज प्राइस। अब बायर है, सेलर है, तो बीच में क्या आएगा, प्राइस आएगा ही। मनी कंसिडरेशन फॉर सेल इज नोन एज प्राइस, कैन नॉट बी गुड्स, यानी प्राइस जो है वो हमारा करेंसी में होना चाहिए, कोई भी करेंसी हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि गुड्स के बदले हम गुड्स ही दे रहे हैं। क्लियर, अगर ऐसा होता तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा, कोई प्राइस होना चाहिए, कंसिडरेशन। नेक्स्ट वन इज डिलीवरी, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी। जब भी पोजेशन का वॉलंटरी ट्रांसफर होगा तो एज पर दिस एक्ट इसको माना जाएगा कि ये डिलीवरी है। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट शोइंग ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ गुड्स। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे ओनरशिप या फिर गुड्स का कंट्रोल दिखे वो हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। एग्जांपल, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, वेयर हाउस रिसीट। फ्यूचर गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, एक्वायर्ड इन फ्यूचर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर गुड्स। क्लियर। एग्जांपल, सेल ऑफ नेक्स्ट सीजन्स व्हीट क्रॉप। एक एग्रीमेंट बनता है कि अगले सीजन में हमारा जितना भी व्हीट का क्रॉप होगा वो हम लोग आपको बेच देंगे। ये एग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच में, ये बोलता है कि आपको अगले सीजन का सारा व्हीट मैं बेच दूंगा। तो ये क्या है, हमारा जो क्रॉप है अभी है तो नहीं एट प्रेजेंट, ये क्या है, फ्यूचर में आएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर गुड्स। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। एग्जांपल देखेंगे, सेल ऑफ दैट रेड लैपटॉप ऑन द टेबल। यहां पर क्या है, एक टेबल पर मान लीजिए एक रेड कलर का लैपटॉप रखा हुआ है और पार्टी जो है ये एग्रीमेंट करते हैं
ये देखो इस टेबल पर जो लैपटॉप रखा हुआ है रेड कलर का, ये इसका सेल होगा। क्लियर? तो यहां पर क्या है, ये स्पेसिफिक गुड है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का मीनिंग क्या होता है इस एक्ट के तहत? अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स टू बायर फॉर ए प्राइस। मान लीजिए ये ए जो है ये सेलर है और बी हमारा क्या है, बायर है। ये ए है, ये सेलर है और बी हमारा बायर है। तो ये जो ए है ये क्या करे, बी को गुड्स ट्रांसफर कर दे या ट्रांसफर करने के लिए एग्री करे, और कंसिडरेशन क्या रहेगा, हमेशा कोई ना कोई प्राइस रहेगा। ठीक है, तो उस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। क्लियर? हमारा कंसिडरेशन कभी भी गुड्स के बदले गुड्स नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अदरवाइज ये बार्टर सिस्टम है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत इसको हम लोग सेल नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात, जब भी ओनरशिप तुरंत पास हो जाएगा उसको हम लोग सेल बोलेंगे, और ओनरशिप फ्यूचर में आगे आने वाले दिनों में पास होगा उस केस में इसको एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कुछ एसेंशियल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। पहला, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा, हमेशा दो पार्टीज होंगे, पहला बायर दूसरा सेलर। हमारे प्रीवियस एग्जांपल में ए एंड बी। नेक्स्ट इज मनी कंसिडरेशन। अभी आपको बताया गया प्राइस मस्ट बी मनी ओनली। यहां पर गुड्स के बदले गुड्स नहीं चलेगा, काफी इजी है। आपको लग रहा होगा काफी इजी पॉइंट्स है, लेकिन इन पॉइंट्स को ही मिला करके आपके सामने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकता है। क्लियर? इसलिए पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। मूवेबल गुड्स ओनली, यहां पर यानी इस एक्ट में सिर्फ मूवेबल गुड्स ही कंसीडर किए जाएंगे। इमूवेबल के लिए हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। नो स्पेशल फॉर्म रिक्वायर्ड, कोई अलग से इसके लिए फॉर्म नहीं है। ये ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, इंप्लाइड बाय कंडक्ट भी हो सकता है। क्लियर? एग्जांपल देखिए, बाइंग ग्रोसरीज एंड पेइंग कैश, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं है कि जब आप डी मार्ट जाते हैं कुछ खरीदने तो वहां पर आप पहले एग्रीमेंट करते हैं यहाँ डी मार्ट के साथ, ऐसा कुछ नहीं। आप जाते हैं, आपको जो जो ग्रोसरी चाहिए, जो जो आइटम चाहिए उसको आप उठाते हैं और सीधे कैशियर साहब के पास जाते हैं और यहाँ पर उनको पेमेंट करते हैं और अपना सामान ले लेते हैं। तो ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट वन इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, ये देखेंगे। सेल के केस में क्या होगा, ओनरशिप जो है गुड्स का वो इमीडिएटली पास ऑन हो जाता है और इसको हम लोग एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। याद रखिएगा ये वर्ड, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सेल के केस में। एग्जांपल, ए बाइज ए मोबाइल फोन एंड पेज फुल अमाउंट, ये सेल हो गया। ये एक बायर है, ये एक मोबाइल के दुकान में जाते हैं, ठीक है, और यहां पर इन्होंने पैसा दिया, साथ में उसी समय इनके हाथ में मोबाइल आ गया। क्लियर? तो ये क्या है, हमारा सेल है। इसमें जो ओनरशिप रहेगा इस फोन का, ये इमीडिएटली पास ऑन हो गया किसके पास, बायर के पास। क्लियर? एग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप पासेस इन फ्यूचर, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर एग्जीक्यूटेड था, ये एग्जीक्यूटरी है। यानी एग्रीमेंट टू सेल में जो ओनरशिप है गुड्स का वो फ्यूचर डेट में पास ऑन होगा। एग्जांपल, ए एग्रीज टू बाय ए लैपटॉप आफ्टर 1 मंथ, एग्रीमेंट टू सेल। मान लीजिए यहां पर इस एग्जांपल में ये जो बायर है ये इस दुकान में जाते हैं, ये लैपटॉप का दुकान हो गया, और यहां पर ये एक एग्रीमेंट करते हैं कि मैं 1 महीने के बाद एक लैपटॉप परचेज करूंगा इतने रुपए में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। डिफरेंस देखेंगे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। नेचर क्या रहेगा, सेल का एग्जीक्यूटेड है और एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी है। ओनरशिप सेल के केस में पास हो जाता है तुरंत, और एग्रीमेंट टू सेल के केस में लेटर डेट पे आने वाले दिनों में पास होगा। रिस्क, सेल के केस में पूरा रिस्क किसका है, जैसे ही सेल एग्जीक्यूट हुआ बायर का रिस्क है, और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर का रिस्क है। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी ओनरशिप जो है वो बायर के पास है ही नहीं, और गुड्स का पोजीशन वगैरह सब कुछ सेलर के पास है। रेमेडी फॉर बायर,
सूट फॉर गुड्स, इस केस में यानी सेल के केस में जो बायर हैं उनके पास जो रेमेडिएबल लेवल है वो गुड्स के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, और एग्रीमेंट टू सेल में डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, गुड्स तो अभी उनके पास है ही नहीं। रेमेडी फॉर सेलर, सूट फॉर प्राइस, यहाँ पर सेल के केस में चूंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है तो उस केस में प्राइस के लिए ये सूट फाइल कर सकते हैं सेलर, और यहाँ एग्रीमेंट टू सेल में सूट फॉर डैमेजेस, यहाँ पर गुड्स का ओनरशिप तो अभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इंसॉल्वेंसी अगर बायर का हो जाता है उस केस में सेलर का गुड्स जाएगा, और यहाँ पर सेलर क्या कर सकता है, गुड्स को रिटेन कर सकता है। मान लीजिए बायर गुड्स लेने के बाद इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर सेलर का वो गुड्स का नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि गुड्स अभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं है तो सेलर कैन रिटेन गुड्स। इस केस में कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि अभी इस एग्जांपल में तो मोबाइल फोन दिया, पैसा लिया, इंसॉल्वेंसी से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, बहुत बार क्या होता है क्रेडिट पर भी सेल होता है, यानी मोबाइल फोन आपको आज ही मिल गया, पैसा आप 3-4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद देंगे। यहाँ पर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है बायर तो सेलर का वो गुड्स का नुकसान हो सकता है। रिस्क एंड ओनरशिप प्रिंसिपल, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, इफ ओनरशिप हैज पास्ड बायर बियर्स रिस्क, इफ ओनरशिप नॉट पास्ड सेलर बियर्स रिस्क। क्लियर है, सिंपल बताया गया है कि अगर ओनरशिप बायर के पास है तो बायर का रिस्क है, और ओनरशिप अगर बायर के पास अभी गया ही नहीं है तो उसका रिस्क कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आफ्टर ओनरशिप पास्ट, गुड्स का ओनरशिप बायर के पास जा चुका था और वहां पर वो जो गुड्स है वो फायर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस केस में वो सारा लॉस किसका होगा, बायर का होगा। कंडीशंस एंड वारंटीज, कंडीशन जो है ये सेल का एसेंशियल टर्म है, वारंटी जो है वो कोलेटरल टर्म है। एग्जाम्पल, कंडीशन कार मस्ट बी न्यू, ठीक है, ये कंडीशन है। मान लीजिए सेल का ये जो कंडीशन है कि कार जो है वो एकदम नया होना चाहिए, तो ये एसेंशियल टर्म है। वारंटी, फ्री सर्विसिंग फॉर 1 ईयर, फ्री सर्विस मिलेगा 1 साल के लिए, ये क्या है, कोलेटरल टर्म है। अब देखिए इसका बैंकिंग में क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। बैंक्स प्रेफर लेंडिंग अगेंस्ट fully paid goods, ownership with borrower, banks avoid unpaid goods due to seller's lien। यहाँ पर देखिए बैंक क्या है, बैंक प्रेफर करता है वैसे गुड्स के अगेंस्ट में लोन देना जहां पर फुल ओनरशिप बायर के हाथ में हो। अब इसको कैसे समझेंगे, ये समझिए, एक पर्सन है, ये मान लीजिए 10 लाख रुपए का स्टील परचेज करके लाते हैं क्रेडिट पर, ठीक है, स्टील मतलब TMT, इससे मकान बनता है, ठीक है। यानी क्या हुआ, जिस दुकान से ये परचेज करके लाते हैं उस दुकान को इन्होंने पेमेंट अभी नहीं किया है, गुड्स उधार पर लाए हैं। अब मान लीजिए एक बैंक है, वो क्या करता है, ये जो हमारा गुड्स है यानी स्टील जो TMT है क्रेडिट पर जो खरीद के लाया गया है, इसके अगेंस्ट में यानी इसको गिरवी रख के कोई लोन प्रोवाइड कर देता है, किसको, इस पर्सन को। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इस दुकान का जो ओनर है इसका राइट रहेगा किस पर, इस स्टील TMT पर। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट पर ये परचेज करके लाया था, इसने पैसा नहीं दिया था, तो फर्स्ट चार्ज यानी पहला जो हक रहेगा वो इस पर्सन का रहेगा, यहाँ पर बैंक सफर कर सकता है, ठीक है। इसीलिए बैंक जो है फुल्ली पेड गुड्स पर लोन देना पसंद करता है। क्लियर, ये हमारा स्टार्टिंग था, बेसिक था सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। अब अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे इसके आगे का। क्लियर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।